अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं और हमारे टॉपिक का नेम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका एक टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है आपके लिए। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये ली चैटलियर साइंटिस्ट का नेम है, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट और इंजीनियर था और 1919 में उसने ली चैटलियर प्रिंसिपल की इन्वेंशन की, उसे इंट्रोड्यूस करवाया ली चैटलियर प्रिंसिपल को। और ये प्रिंसिपल जो है वो हमेशा उस वक्त सिस्टम के ऊपर, सिस्टम एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन और स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, जैसा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, तो उस टाइम जो सिस्टम है, जो रिएक्शन है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और रिएक्शंस की हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। द रिएक्शंस that take place in both directions or the reactions which are bidirectional are called as reversible reactions, and a reaction that does not take place in backward direction is called as irreversible reaction। तो अब हमने देखना है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये बताता है किस चीज के बारे में, किस चीज को स्टडी करेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में है, इक्विलिब्रियम की हालत में सिस्टम बहुत ही पुरसकून है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम की हालत में उसकी जो कंसंट्रेशंस होती हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो तकरीबन चेंज आप कह लें कि कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, चेंज नहीं हो रही होती है, वो बड़े सुकून से जा रहा होता है रिएक्शन। लेकिन अचानक से क्या होता है कि हम उस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं। जब हम उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और सिस्टम क्या करता है, हर चीज जैसा कि स्टेबल होने की कोशिश करती है, तो सिस्टम ये कोशिश करेगा कि जो हमने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की है वो स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सके। मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत चेंज उस स्ट्रेस का लाजमी तौर पे रहेगा, लेकिन सिस्टम क्या कोशिश करेगा, सिस्टम कोशिश करेगा कि वो इस चेंज को या इस स्ट्रेस के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। तो डेफिनेशन क्या है ली चैटलियर प्रिंसिपल की, कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिस्टम के ऊपर, कब, इक्विलिब्रियम की हालत में, तो सिस्टम अमल करेगा, किस तरह से अमल करेगा, टू मिनिमाइज द स्ट्रेस, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा स्ट्रेस को एज फॉर एज पॉसिबल। जहां तक उसकी हिम्मत लगती है वहां तक सिस्टम जो है वो कोशिश करेगा कि वो इस चेंज के इफेक्ट को खत्म कर सके, इस स्ट्रेस को खत्म कर सके, ठीक है। इफ ए स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे so as to nullify as far as possible the effect of that stress, ठीक है। ये है डेफिनेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन भी। अब उसके बाद स्कोप इसका इक्विलिब्रियम ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्या है कि ये स्टडी करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कि सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में था, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, और हम रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई चीज ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई चीज ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, यानी हम कंसंट्रेशन में चेंज ला रहे हैं। तो जब हम कंसंट्रेशन में चेंज लेके आएंगे तो सिस्टम किस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। तो उस चीज को स्टडी करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, ये गैसियस फेज रिएक्शन में। अगर हमारे पास रिएक्शन गैसियस फेज में है तो उस टाइम उसके ऊपर जो ज्यादा चीजें अमल करती हैं, जो फैक्टर्स अमल दरामद होते हैं, वो होते हैं चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। तो हम देखेंगे कि अगर कोई गैसियस फेज रिएक्शन है और उस पे हमने वॉल्यूम का चेंज लेके आए हैं हम, और हम प्रेशर का चेंज लेके आए हैं, तो उससे सिस्टम जो है वो किस तरह से एक्ट करेगा, क्या असर होगा सिस्टम के ऊपर, इसको भी हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो साथ हीट का चेंज लाजमी होता है। रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक हो सकते हैं या फिर एंडोथर्मिक हो सकते हैं या नो हीट चेंज। तो हमने देखना है कि क्या असर होता है इन तीनों केसेस में। जब हम लोग एंडोथर्मिक है उसको हम हीट दे रहे हैं या हीट रिमूव करवा रहे हैं, एक्सोथर्मिक को हीट ऐड कर रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं, या जिसमें कोई चेंज नहीं होता है उसमें हम हीट ऐड और रिमूव करवा रहे हैं, तो उससे सिस्टम किस तरह से एक्ट करता है, क्या असर होता है, ठीक है, हमें कौन सी तब्दीलियां नजर आती हैं। तो इन चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। और फिर है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कि अगर रिएक्शन जो है वो अपनी एक नॉर्मल स्पीड के साथ जा रहा था
और हमें चाहिए कि अब हमें उसकी हाई स्पीड चाहिए या हमें फास्ट स्पीड के साथ चाहिए रिएक्शन हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कैटालिस्ट को ऐड कर रहे हैं तो कैटालिस्ट जो है ये रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो हमने देखना है कि जब हम कैटालिस्ट को ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम सिस्टम कैसे एक्ट कर रहा है, यानी कि हमने अपनी तरफ से जितनी किस्म की स्ट्रेस सप्लाई हो सकती है हमने वो स्ट्रेस सप्लाई करके देखनी है, और फिर देखना है कि सिस्टम जो है वो किस तरह से सामने आता है और किस तरह से वो उसके खिलाफ मुजाहमत पेश करता है, ठीक है। अब ये सारा जो है इन सब सारी चीजों का हमने ये भी देखना होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो कि रेशियो होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इसकी रेशियो है। तो हमने जब ये सारी तब्दीलियां आती हैं तो हम साथ साथ ये भी देते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, तो हमने देखना होता है कि इक्विलिब्रियम को जब हम ये सारे चेंज लेके आ रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर हो रहा होता है, कि तो जब हम लोग चेंज करते हैं कंसंट्रेशन को तो इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होता है, और इसी तरह जब हम प्रेशर और वॉल्यूम पे चेंज लेके आते हैं तब भी उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं ना, हमने अक्सर रिएक्शन पढ़े हैं उसमें केसी की वैल्यूज मेंशन होती हैं और साथ टेम्परेचर लाजमी दिया होता है, तो ये हम देखेंगे कि केसी कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज करने से, ठीक है। और कैटालिस्ट का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैटालिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा, केसी की वैल्यू पे उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन को, कि जब हम सिस्टम पे इक्विलिब्रियम की हालत में कंसंट्रेशन का चेंज लेके आते हैं तो उस टाइम सिस्टम किस तरह से एक्ट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन को। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन के केस में कैसे एक्ट करता है, ठीक है। हमारे पास एक रिएक्शन है बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, और इसका जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से बनता है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl, और इसका जो रिएक्टेंट वाली साइड है ये क्लियर सोल्यूशन होता है और जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो क्लाउडी सोल्यूशन होता है, ठीक है। और इसके लिए अगर हम केसी की यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि केसी, मैंने पहले भी बताया कि केसी किसकी रेशियो होती है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट किस साइड पे है, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl, ये दोनों है प्रोडक्ट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, उनकी मोलर कंसंट्रेशन। तो चलिए हम इसे जो है वो कर देते हैं, ये वाली ब्रैकेट बना देते हैं पैरेंथेसिस। चलिए अब ये वाला जो है ये ब्रैकेट का साइन जो है स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है उनकी मोलर कंसंट्रेशन को। अब हमें ये भी पता है कि जब हम लोग कोई भी रिएक्टेंट लिखते हैं या प्रोडक्ट लिखते हैं तो जितने उनके मोल्स होती हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में उनकी पावर बन जाते हैं। तो यहाँ पे बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की मोलर कंसंट्रेशन और जो HCl है इसके 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर नीचे आ जाए और यहाँ पे बिस्मथ ट्राइक्लोराइड BiCl3 और H2O ये रिएक्टेंट्स हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, अंडरस्टैंड। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने जा रही हूँ। स्ट्रेस में कैसे अप्लाई करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट वाली साइड पे ऐड कर रही हूँ HCl, प्रोडक्ट वाली साइड पे मैं क्या ऐड कर रही हूँ, HCl। अब जब मैंने HCl ऐड करना है तो मैं प्रोडक्ट वाली साइड को डिस्टर्ब कर रही हूँ, प्रोडक्ट वाली साइड को क्या कर रही हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। और हमें पता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, हाई ग्रेटर स्ट्रेस से लेस स्ट्रेस की तरफ आएगा। तो अब जब मैं यहाँ पे HCl ऐड कर रही हूँ तो मैं प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ। तो जैसे ही प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सिस्टम जो है जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो पोजीशन आ जाएगी रिएक्टेंट्स वाली साइड पे मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अब यहाँ से होगा क्या कि HCl जब मैंने ऐड किया है तो ये सोल्यूशन था क्लाउडी। जो HCl ऐड किया है वो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बनाना शुरू कर देगा बिस्मथ ट्राइक्लोराइड और वाटर, यानी वो क्लाउडी से किस तरफ आता जाएगा, क्लियर सोल्यूशन की तरफ। अब अगर हम देखें तो जब मैंने प्रोडक्ट वाली साइड पे रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट को ऐड किया है, प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन इंक्रीज की है,
तो वहां से क्या हुआ है, रिएक्शन किस तरफ चला गया है, राइट टू लेफ्ट। यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन था ना, प्रोडक्ट बन रहे थे, अब प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाएंगे तो वो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा, अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही हूं तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट चला जाएगा। फिर दूसरा केस ये है कि अगर मैं रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड करती हूँ वाटर को, किसे ऐड करती हूँ मैं इधर, वाटर को। अब फिर वही केस है कि अगर मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे कंसंट्रेशन इंक्रीज की है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे चली जाएगी। तो अब रिएक्शन क्या होगा, अब फिर क्लियर सोल्यूशन से क्या बनना शुरू हो जाएगा, क्लाउडी। यानी अगर मैं रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई चीज ऐड करती हूँ, कंसंट्रेशन अप एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा। किस साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ इक्विलिब्रियम की। क्या मैं करी जा रही हूँ, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज करती जा रही हूँ कि जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पे होगी कि राइट साइड पे होगी। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब जैसे ही लीच-एटलियर प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है ना, कि मैंने इस साइड पे जब स्ट्रेस अप्लाई की तो सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने स्ट्रेस को कम करने के लिए रिएक्टेंट वाली साइड पे चला गया। जब मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई चीज ऐड की है तो फिर कैसे सिस्टम ने एक्ट किया, फिर सिस्टम ने एक्ट किया कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरी आपने एक बात याद रखनी है कि जब दो क्वांटिटीज होती हैं प्रोडक्ट में, जब दो क्वांटिटीज क्या होती हैं प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल एक्स डॉट वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, अब अगर एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, और अगर पहली कम होती है तो दूसरी इंक्रीज हो जाती है, ताकि जो वैल्यू है इनकी वो कांस्टेंट रहे, ताकि इनकी वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और इसी तरह अगर दो क्वांटिटीज जो हैं वो डिवीजन में है, वो रेशियो में है, तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही होगी, ताकि इनकी वैल्यू जो है वो क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो ये आप लोगों ने इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो आप केसी की जो एक्सप्रेशन है ना उसको आप देखते जाएंगे कि क्या होगा, कांस्टेंट कैसे रहेगी। क्यों इफेक्ट नहीं होगा केसी की वैल्यू पे कंसंट्रेशन के चेंज का, इफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि जब मैं HCl की कंसंट्रेशन को बढ़ा रही हूँ प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो HCl बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, यानी बिस्मुथ HCl के ऐड होने से बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, ये दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, उसके बाद जब इनकी कंसंट्रेशन, जब HCl बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड और वाटर की। यानी अब ये देखें, ये HCl और बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड ये है रेशियो में, तो जब HCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गई। और दूसरी तरफ जब HCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो साथ बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की डिक्रीज हो गई, जबकि बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड की इंक्रीज हो गई। यानी जो प्रोडक्ट में है वो एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और रेशियो में है तो एक बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ती जाएगी। फिर जब मैं दूसरा केस देखती हूँ, दूसरे केस में यहाँ पे क्या होता है कि मैंने वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, तो वाटर की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से रिएक्शन ने प्रोडक्ट वाली साइड पे जाना है, तो उसने बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, HCl की भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जब ये रेशियो में है तो एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, और जब ये प्रोडक्ट में है तो एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, और जब ये ऐसे होती रहेंगी, कम ज्यादा होती रहेंगी या ज्यादा होती रहेंगी, कम होती रहेंगी, तो Kc की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वजह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कंसंट्रेशन के चेंज करने से Kc की वैल्यू जो है, जो Kc है उसकी वैल्यू पे कोई असर क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो वो प्रोडक्ट्स बनना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं तो वो रिएक्टेंट्स बनना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, बात समझाइए, जो Kc की वैल्यू है वो कांस्टेंट रह जाती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ी है बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड की, और वहां से हमने देखा है, और ये पॉइंट आपने लाजमी जहन में रखना है, ये तमाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब प्रोडक्ट में दो क्वांटिटीज होती हैं तो एक के बढ़ने से दूसरी को कम होना चाहिए, और
एक एक कम होने से दूसरी को बढ़ना चाहिए। और जब दो क्वांटिटीज रेशियो में है तो एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। और एक समरी आपने याद करनी है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन की। प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स, और रिएक्टेंट वाली साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो ये था ली चैटलियर प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन, उसका स्कोप और इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज करने से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ही है, तो आपने उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना है मुझसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।